जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हमारी श्रृंखला जैन दर्शन सच को कैसे देखें में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इसके अंतिम 11वें भाग में, और इसका शीर्षक है स्यादवाद से विवेक का विकास। पिछले 10 भागों में हमने अनेकांत की कई परतों को समझा और खास तौर पर पिछले भाग में हमने ये देखा कि अनेकांत को असल जीवन में कैसे उतारा जाए। आज हम उसी यात्रा को एक तरह से उसके तार्किक अंत तक ले जाएंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्यादवाद मतलब हर कथन से पहले शायद या एक दृष्टि से जोड़ने की जो कला है वो सिर्फ बोलने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर विवेक को जगाने की एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। और ये स्पष्ट कर दूं कि ये भाग कोई नई जानकारी नहीं देगा, बल्कि अब तक जो भी हमने सीखा है उसे समेटकर जीवन में उतारने का एक ठोस तरीका बताएगा। हमारी ये सारी चर्चा हमेशा की तरह केवल तत्वार्थ सूत्र, आप्तमीमांसा और प्रवचन सार जैसे प्राचीन जैन ग्रंथों पर ही आधारित है। तो चलिए इस अंतिम चरण की शुरुआत करते हैं। मेरा सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बुनियादी सवाल ही यही है कि जैन दर्शन के अनुसार आखिर ये विवेक है क्या? क्या ये सिर्फ सही गलत का फैसला करना है या फिर कुछ और? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जैन दर्शन में विवेक की परिभाषा हमारे रोजमर्रा की समझ से कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, विवेक को केवल ये सही है और ये गलत है का एक तुरंत दिया गया फैसला नहीं माना गया है, बल्कि विवेक का असली मतलब है किसी भी सच को उसकी पूरी समग्रता में देखना। मतलब उसकी सीमा क्या है, उसका संदर्भ क्या है और वो किस अवस्था में कहा गया है। इन सब को एक साथ संतुलित रूप से देखने की जो क्षमता है वही विवेक है। अच्छा। इसकी नींव हमें मिलती है आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र में। वो वहां सम्यक दर्शन की बात करते हैं। सम्यक दर्शन यानी संतुलित दृष्टि। बिल्कुल, एक बैलेंस्ड व्यू। आचार्य उमा स्वामी संकेत देते हैं कि जब तक हमारी दृष्टि संतुलित नहीं होती, तब तक हमारा ज्ञान और हमारा आचरण दोनों ही कह सकते हैं अधूरे और अस्थिर रहते हैं। ज्ञान तो हो सकता है पर वो कट्टरता में बदल सकता है, आचरण हो सकता है पर वो दिखावा बन सकता है। इसलिए ये संतुलित दृष्टि यानी सम्यक दर्शन यही विवेक का मूल आधार है। सही है। और इसी बात को आचार्य कुंद प्रवचन सार में एक और स्तर पर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि जानकर भी उस ज्ञान के प्रति मोह या लगाव से मुक्त रहना है। यहीं से ये साफ हो जाता है कि विवेक केवल एक बौद्धिक कसरत नहीं है। मतलब ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह अपने आग्रहों से, अपनी पसंद नापसंद से और अपनी एकांगी दृष्टि से ऊपर उठने की एक आंतरिक प्रक्रिया है। तो अगर हम सार देखें तो जैन दर्शन में विवेक का अर्थ है अलग अलग दृष्टिकोणों को सुनने और समझने की क्षमता, लेकिन साथ ही किसी भी आंशिक सच को अंतिम और पूर्ण सत्य मान लेने से पहले रुककर देखने की शक्ति। रुककर देखने की शक्ति। हाँ, यही रुकने की शक्ति विवेक को जल्दबाजी, कट्टरता और भ्रम से अलग करती है। तो विवेक सिर्फ फैसला लेने की क्रिया नहीं, बल्कि सत्य को कई कोणों से देखकर एक अहिंसक और संतुलित निष्कर्ष तक पहुंचने की एक गहरी दृष्टि है। ये रुकने की शक्ति की बात बहुत दिलचस्प है, लेकिन असल जिंदगी में तो हम अक्सर जल्दबाजी और अपनी कट्टर सोच के शिकार हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि स्यादवाद का अभ्यास हमारी सोच में इस कट्टरता और जल्दबाजी को कैसे कम करता है, और विवेक के लिए जरूरी ये रुकने की शक्ति हमें देता कैसे है? स्यादवाद का मूल उद्देश्य ही यही है, हमारी सोच को कठोर और अंतिम निष्कर्षों के पत्थरों से बचाना। ये एक दार्शनिक उपकरण है जो हमें सिखाता है कि दुनिया में कोई भी कथन अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता। बिना संदर्भ के। हाँ, बिना संदर्भ, बिना सीमा और बिना दृष्टिकोण को समझे। हर सच किसी न किसी अपेक्षा से जुड़ा होता है। आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में ज्ञान की मर्यादा की ओर संकेत करते हैं। वो कहते हैं कि समस्या ज्ञान से नहीं है, समस्या तब होती है जब ज्ञान अपनी सीमा को भूल जाता है। अच्छा। जैसे ही ज्ञान खुद को असीमित मानने लगता है, वहीं से आग्रह और कट्टरता का जन्म होता है। स्यादवाद इसी आग्रह पर रोक लगाता है। वो हमें विनम्रता से यह स्वीकार करना सिखाता है कि यह कथन एक दृष्टि से सत्य है, पर इसे देखने की और भी दृष्टियां संभव हैं। ये वाक्य हमारी सोच के दरवाजे बंद करने की बजाय उन्हें खुला रखता है। बिल्कुल।
और आचार्य समंतभद्र तो आप्तमीमांसा में इस बात को और भी तीखे तरीके से कहते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कथन को अंतिम, निर्विवाद और निरपेक्ष मान लेता है, वही असल में सत्य से सबसे दूर चला जाता है। शादवाद हमें ये विवेक देता है कि हम अपने हर कथन के साथ एक तरह से अदृश्य रूप में स्यात् शब्द जोड़कर चलें। स्यात्। हाँ, यह स्यात् हमारे ज्ञान की सीमा को पहचानने का प्रतीक है, हमारी बौद्धिक ईमानदारी का प्रमाण है। और ये रुकने की शक्ति। आचार्य कुंद प्रवचन सार में कहते हैं कि आत्मा की अशांति का जो मूल कारण है वो है जल्दबाजी और राग द्वेष। हम कुछ सुनते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सही है। स्याद्वाद इस जल्दबाजी पर एक ब्रेक की तरह काम करता है। ये मन को तुरंत प्रतिक्रिया देने से रोकता है और सोचने के लिए एक छोटा सा अवकाश देता है। यही छोटा सा ठहराव, यही रुकना विवेक के जागने की वास्तविक शुरुआत है। इसलिए स्याद्वाद सिर्फ भाषा की सावधानी नहीं, बल्कि यह हमारी कट्टरता को ढीला करने, जल्दबाजी को थामने और विवेक को धीरे धीरे मजबूत करने की एक पूरी जैन दार्शनिक प्रक्रिया है। ये बात समझ में आती है कि स्याद्वाद हमें एकांगी होने से बचाता है, लेकिन यहाँ एक उलझन पैदा हो सकती है। अगर हर कथन सिर्फ एक आंशिक सत्य है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम गलत बातों को भी थोड़ी बहुत जगह दे रहे हैं? विवेक असत्य को स्वीकार किए बिना सभी पक्षों को समझने की क्षमता कैसे विकसित करता है? यह बहुत ही व्यवहारिक और सूक्ष्म प्रश्न है, और जैन दर्शन इसका बहुत स्पष्ट उत्तर देता है। यह कहना कि हर कथन आंशिक सत्य हो सकता है, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हर कथन समान रूप से सही भी हो जाए। अच्छा। यहीं से विवेक की असली भूमिका शुरू होती है। स्याद्वाद का उद्देश्य, आप देखें तो, सापेक्षतावाद को बढ़ावा देना नहीं है जहां सब कुछ सही लगने लगे। नहीं, इसका उद्देश्य सत्य की जटिलता को समझना है। आचार्य उमास्वामी तत्वार्थ सूत्र में जब सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो वे संकेत देते हैं कि सही दृष्टि वो है जो दो गलतियां करने से बचती है। पहली गलती, किसी एक आंशिक कथन को ही अंतिम और पूर्ण सत्य मान लेना, और दूसरी गलती, असत्य को भी सत्य के रूप में स्वीकार कर लेना। एक जौहरी की तरह। बिल्कुल सही। सम्यक दृष्टि एक जौहरी की तरह है। वो विवेक को ये क्षमता देती है कि वो सोने और पीतल के बीच, मतलब सत्य और असत्य के बीच कितना भी सूक्ष्म अंतर क्यों न हो, उसे पहचान सके। और आचार्य कुंद प्रवचन सार में एक और गहरा सूत्र देते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मोह या आग्रह की अवस्था में कुछ कहता है, तो उसका कथन वस्तु के असली स्वरूप से ज्यादा उस बोलने वाले की मानसिक अवस्था को प्रकट करता है। अच्छा, ये तो बहुत गहरी बात है ना? इसलिए विवेक का काम उस कथन को सुनना तो है, पर उसे उसी अवस्था में सच मान लेना नहीं है। एक विवेकशील व्यक्ति कथन के पीछे छिपे दृष्टिकोण, मंशा और अवस्था को भी समझता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विवेक हर पक्ष को सुनता तो है, पर स्वीकार नहीं करता। हाँ, बिल्कुल। विवेक का अर्थ है हर पक्ष को धैर्य से सुनना, लेकिन हर पक्ष को आंख बंद करके स्वीकार कर लेना नहीं। विवेक यह पहचानता है कि कौन सा कथन किस न्याय से, यानी किस दृष्टिकोण से कहा गया है और उस दृष्टिकोण की सीमा कहाँ खत्म होती है। यह एक कुशल जज की तरह है जो हर गवाह को ध्यान से सुनता है, पर फैसला सिर्फ सबूतों और तर्क के आधार पर करता है। वो हर गवाही को स्वीकार नहीं करता, पर उसे समझता जरूर है। इस तरह विवेक असत्य को अपनाए बिना सभी पक्षों को समझने की क्षमता देता है और आंशिक सत्यों के बीच भ्रम नहीं बल्कि स्पष्टता पैदा करता है। आपने भ्रम और स्पष्टता की बात की, यहाँ मैं अक्सर उलझ जाती हूँ। कई बार लगता है कि मैं बहुत गहराई से सोच रही हूँ, पर बाद में पता चलता है कि मैं तो बस एक ही बात में गोल गोल घूम रही थी। तो ये विवेक और भ्रम, इस पतली सी लाइन को कैसे पहचाने? जैन दर्शन कैसे बताता है कि कब हम संतुलित सोच रहे हैं और कब केवल उलझन में है? विवेक और भ्रम के बीच का अंतर अक्सर बहुत धुंधला होता है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति सोच रहा होता है ना? बाहर से देखने पर शायद कोई फर्क न दिखे, लेकिन जैन दर्शन इसका पैमाना बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर खोजता है। सोच की दिशा क्या है और उसका नतीजा क्या निकल रहा है, उससे पता चलता है कि हम विवेक के रास्ते पर हैं या भ्रम के जाल में। आचार्य उमास्वामी तत्वार्थ सूत्र में फिर से सम्यक दर्शन का सूत्र देते हैं। जहां दृष्टि स्पष्ट और संतुलित होती है, वहां ज्ञान स्थिर और संयमित होता है। मतलब आप जितना सोचते हैं उतनी स्पष्टता और शांति बढ़ती है। अच्छा। लेकिन जहां दृष्टि अस्पष्ट होती है या किसी आग्रह से घिरी होती है, वहां विचारों की बाढ़ आ जाती है।
लेकिन अंदर की स्थिरता घटती जाती है। आप सोचते बहुत हैं, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, बल्कि और बेचैन हो जाते हैं। सही है, ऐसा होता है। तो यहीं से यह समझ आता है कि विवेक का अर्थ ज्यादा विचार करना नहीं, बल्कि एक स्पष्ट और शांत दिशा में विचार करना है। और आचार्य कुनकुंद प्रवचन सार में इस आंतरिक पैमाने को और भी साफ करते हैं। वे कहते हैं कि जब आत्मा मोह, संदेह या किसी तरह के डर से घिरी होती है, तब विचार तो बहुत बढ़ते हैं, लेकिन भीतर की शांति वो लगातार घटती जाती है। यह स्थिति भ्रम की है, जहां व्यक्ति फैसले से ज्यादा उलझन और थकावट महसूस करता है। विचारों का शोर होता है, संगीत नहीं। विचारों का शोर होता है, संगीत नहीं। वाह! इसके ठीक विपरीत विवेक की अवस्था में व्यक्ति सभी पक्षों को सुनता है, उन पर विचार करता है, लेकिन उसके भीतर एक संतुलन और शांति बनी रहती है। विचारों की स्पष्टता के साथ साथ मन की स्थिरता भी बनी रहती है। और यही आंतरिक स्थिरता सबसे बड़ा संकेत है कि हम भ्रम में नहीं, बल्कि विवेक में खड़े हैं। तो सारांश ये है कि विवेक और भ्रम का अंतर विचारों की संख्या से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति से पहचाना जाता है। जहां शांति और स्पष्टता का अनुभव हो, वहां विवेक है, और जहां बेचैनी, अस्थिरता और कुलाहल हो, वहां भ्रम। और जब व्यक्ति अनेकांत और स्याद्वाद का अभ्यास करता है, तो उसका बौद्धिक अहंकार, मतलब वो मैं ही सही हूं वाली भावना, वो कैसे धीरे धीरे समाप्त होती है और उसकी जगह शुद्ध विवेक कैसे प्रकट होता है। बौद्धिक अहंकार का मूल कारण एक ही है, अपने ज्ञान, अपने मत या अपनी दृष्टि को पूर्ण और अंतिम सत्य मान लेना। जैसे ही ये भावना मजबूत होती है कि मैं जो जानता हूं वही अंतिम सच है, उसी क्षण विवेक का स्थान आग्रह और वैचारिक कठोरता ले लेती है। अनेकांत और स्याद्वाद वो इसी जड़ पर प्रहार करते हैं। आचार्य उमास्वामी तत्वार्थ सूत्र में संकेत करते हैं कि जब दृष्टि सापेक्ष और संतुलित होती है, तभी आत्मा मिथ्याभिमान से मुक्त होती है। मिथ्याभिमान यानी ज्ञान का झूठा अभिमान। बिल्कुल, ये वो अहंकार है जो ज्ञान से नहीं, बल्कि ज्ञान के स्वामित्व की भावना से पैदा होता है कि ये ज्ञान मेरा है। स्याद्वाद की जो सापेक्ष दृष्टि है, वो हमारे ज्ञान के साथ विनय को जोड़ती है। वो हमें याद दिलाती है कि हमारा ज्ञान विशाल सत्य का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, और यहीं से अहंकार का पिघलना शुरू होता है। सही। और आचार्य समंत भद्र आप्तमीमांसा में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कथन को निरपेक्ष और अंतिम मानता है, वो सत्य के प्रति समर्पित नहीं है, बल्कि वह अपने मत के प्रति आसक्त हो गया है। अपने मत के प्रति आसक्त। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। सत्य से प्रेम और अपने मत से प्रेम दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्याद्वाद इस आसक्ति को तोड़ता है, क्योंकि वो हर कथन के साथ उसकी सीमा और उसका संदर्भ भी सामने रख देता है। वो हमें अपने विचारों का मालिक नहीं, बल्कि उनका पहरेदार बनाता है, जो उनकी सीमाओं को जानता है। और अंत में आचार्य कुंद प्रवचन सार में ज्ञान के असली फल की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान का वास्तविक फल अहंकार की वृद्धि नहीं, बल्कि आत्मा की सरलता और निर्मलता है। जब जानने वाला स्वयं को सत्य का स्वामी नहीं, बल्कि सत्य का एक विनम्र साधक मानने लगता है, तभी विवेक अपने शुद्ध रूप में प्रकट होता है। तो एक तरह से साधक बनना जरूरी है, स्वामी नहीं। बिल्कुल। इस प्रकार स्याद्वाद और अनेकांता का अभ्यास व्यक्ति को हर पल ये सिखाता है कि मेरा दृष्टिकोण सत्य का एक अंश है, पूरा सत्य नहीं। जैसे ही व्यक्ति इस बात को हृदय से स्वीकार कर लेता है, उसका बौद्धिक अहंकार धीरे धीरे शांत होने लगता है, और उसकी जगह एक ऐसा विवेक उभरता है जो स्थिर है, विनम्र है और स्वाभाविक रूप से अहिंसक होता है। तो यहाँ तक हमने ये समझने की कोशिश की है कि स्याद्वाद के जरिए विवेक अंदर हमारे भीतर कैसे विकसित होता है। कैसे वो कट्टरता और जल्दबाजी से हमें बचाता है। बिल्कुल, और भ्रम से भी। लेकिन ये जानना जरूरी है कि विवेक सिर्फ अंदर की समझ तक ही नहीं रहता। जब ये मजबूत होता है, परिपक्व होता है, तो उसका असर हमारी बातों में, हमारे रिएक्शंस में और हमारे फैसलों में साफ दिखने लगता है। अब इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि विकसित हुआ विवेक व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रकट होता है। स्याद्वाद और विवेक की ये समझ हमारे संवाद, संबंध और निर्णयों को किस प्रकार अधिक संतुलित, संवेदनशील और अहिंसक बनाती है, इसी पर आगे विचार करेंगे।
तो चलिए इसी कड़ी में पहला सवाल लेती हूँ। जब किसी व्यक्ति में मतलब ये विवेक, ये गहरी समझ विकसित होने लगती है, तो उसका सबसे पहला और साफ असर कहाँ दिखता है? मेरा मतलब है उसकी वाणी और उसकी प्रतिक्रियाएं, वो कैसे बदलने लगती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका असर वो सबसे पहले और सबसे साफ हमारी बातचीत में ही दिखता है। जैन दर्शन के अनुसार जब विवेक जागता है तो हमारी जुबान हमारे मन की गुलाम नहीं रहती, बल्कि वो विवेक के नियंत्रण में आ जाती है। ये बात बहुत दिलचस्प है। जुबान मन की नहीं, विवेक की गुलाम। मतलब क्या हुआ इसका? क्या व्यक्ति कम बोलने लगता है या फिर चुप हो जाता है? नहीं नहीं, चुप होना जरूरी नहीं है। बदलाव बोलने की मात्रा में नहीं है, उसकी गुणवत्ता में आता है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वामी वो इसी ओर संकेत करते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारी दृष्टि संतुलित हो जाती है, जिसे वो सम्यक दर्शन कहते हैं, तब हमारी वाणी किसी आवेग से या जल्दबाजी से नहीं, बल्कि विचार से पैदा होती है। एक मिनट, इसे थोड़ा और समझते हैं। आवेग से नहीं, विचार से पैदा होती है। आज की दुनिया में तो जहां सोशल मीडिया पर तुरंत रिएक्शन देने का इतना दबाव है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो विचार क्या है? मतलब बोलने से पहले व्यक्ति क्या सोचता है? वो एक तरह से एक फिल्टर लगाता है। विवेक युक्त व्यक्ति बोलने से पहले ये जांचता है कि उसकी बात, कि भाई वो सत्य है या नहीं, क्या वो किसी के लिए उपयोगी है, और सबसे जरूरी, क्या वो अहिंसक है, क्या उससे किसी को चोट तो नहीं पहुंचेगी। अगर इन तीनों कसौटियों पर बात खरी नहीं उतरती तो वो चुप रहना बेहतर समझता है। सत्य, उपयोगी और अहिंसक, ये तो अपने आप में एक पूरा अभ्यास है। और जो हमारी तात्कालिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो गुस्से या बहस में एकदम से निकल जाती हैं, उनका क्या होता है? वहीं पर आचार्य कुंद की बात बहुत प्रासंगिक हो जाती है। वे प्रवचन सार में समझाते हैं कि हमारी ज्यादातर अविवेकी प्रतिक्रियाएं क्रोध से, अहंकार से या किसी तरह के दुराग्रह से जन्म लेती हैं। लेकिन जब विवेक विकसित होता है ना, तो प्रतिक्रिया तात्कालिक नहीं रहती, एक ठहराव आता है। ठहराव? जी, व्यक्ति तुरंत जवाब देने के बजाय रुककर पूरी स्थिति को समझता है। ये ठहराव या पॉज, ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। तो इस ठहराव में होता क्या है असल में? व्यक्ति सिर्फ अपने गुस्से को शांत करता है या कुछ और भी होता है? वो सिर्फ गुस्सा शांत नहीं करता, बल्कि अपनी दृष्टि को बदलता है। यहीं पर नए दृष्टि का अभ्यास काम आता है। वो ये समझने लगता है कि सामने वाला जो कह रहा है वो उसकी अपनी परिस्थिति, उसकी अपनी समझ और उसके अपने नजरिए का नतीजा है। जैसे ही ये समझ आती है, सामने वाले की बात चुभनी बंद हो जाती है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि इससे बात का असर कम हो जाता है, क्योंकि हम उसे व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। हम ये देख पाते हैं कि वो बात आ कहां से रही है। बिल्कुल। और जब ऐसा होता है तो हमारी वाणी से कठोरता और प्रतिक्रिया से कड़वाहट अपने आप चली जाती है। उनकी जगह संयम और स्पष्टता ले लेते हैं। तो संक्षेप में कहें तो विवेक का व्यवहारिक रूप है एक ऐसी वाणी जो टकराव को हवा न दे, और एक ऐसी प्रतिक्रिया जो संवाद के दरवाजे बंद करने की बजाय खोलें। ठीक है, तो हमारे बोलने और प्रतिक्रिया करने का तरीका ज्यादा संयमित और विचारशील हो जाता है। लेकिन इस तरह की गहरी सोच का एक खतरा ये भी हो सकता है कि व्यक्ति निर्णय लेने से कतराने लगे। अगर हर नजरिए में कुछ सच्चाई है, तो फिर कोई एक स्टैंड कैसे लिया जाए? तो जैन दृष्टि में विवेक का अर्थ कहीं निर्णय को टालना तो नहीं है, और अगर नहीं, तो एक विवेकपूर्ण निर्णय को व्यवहार में कैसे पहचाना जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि विवेक को अक्सर निष्क्रियता या अनिर्णय समझ लिया जाता है, जबकि जैन दर्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। विवेक का अर्थ निर्णय से भागना नहीं है, बल्कि सही दृष्टि से सही समय पर एक स्पष्ट और अहिंसक निर्णय लेना है। तो फिर एक अविवेकपूर्ण और एक विवेकपूर्ण निर्णय में मुख्य अंतर क्या हुआ? दोनों ही स्थितियों में निर्णय तो लिया जा रहा है। अंतर उस निर्णय के स्रोत में है, उसकी जड़ में है। देखिए, तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वामी बताते हैं कि सही दृष्टि के बिना लिया गया निर्णय या तो बहुत कठोर और एक तरफा हो जाता है, या फिर भ्रम और दुविधा से भरा होता है। विवेकपूर्ण निर्णय वो है जो संतुलित दृष्टि से पैदा हो, ना कि किसी आवेग, डर या दबाव से। ठीक है, तो निर्णय का आधार संतुलित दृष्टि है, लेकिन व्यवहार में ये कैसे दिखता है? मान लीजिए मुझे कोई मुश्किल फैसला लेना है, तो मैं कैसे जानूंगी कि मैं विवेक से काम ले रही हूं या नहीं? जिसकी पहचान के लिए आचार्य कुंद प्रवचन सार में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव ना तो पलायन करना है और ना ही किसी बात पर अड़ जाना। उसका स्वभाव है जानकर, समझकर
और आसक्ति से मुक्त होकर क्रिया करना। तो विवेकपूर्ण निर्णय की पहली पहचान ये है कि उसमें स्थिति की पूरी समझ होती है और साथ ही उस निर्णय के परिणाम से कोई गहरी आसक्ति या मोह नहीं होता। व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है लेकिन अहंकार नहीं पालता। आसक्ति से मुक्त होकर क्रिया करना, ये सुनने में तो बहुत गहरा है, पर थोड़ा मुश्किल भी लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए? नहीं, परवाह करनी है, लेकिन उस परवाह को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यहीं पर न्याय साहित्य हमारी मदद करता है। वो कहता है कि विवेकपूर्ण निर्णय की पहचान ये है कि वो किसी एक ही पक्ष को पूर्ण सत्य नहीं मानता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो कोई पक्ष ही ना ले। तो ये संतुलन कैसे बनता है? एक तरफ ये मानना कि और भी पक्ष सही हो सकते हैं और दूसरी तरफ फिर भी एक पक्ष चुनना। विवेक ये सिखाता है कि आप जो भी निर्णय लें उसकी सीमाओं को स्पष्ट करें। आप ये साफ करें कि ये निर्णय किस न्याय मतलब किस न्याय से, किन परिस्थितियों में और किस उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है। जैसे एक मैनेजर कह सकता है, टीम की मौजूदा क्षमता को देखते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए ये निर्णय सबसे सही है। वो ये दावा नहीं कर रहा कि यह हर परिस्थिति में एकमात्र सही निर्णय है। अच्छा, इससे निर्णय में स्पष्टता भी रहती है और विनम्रता भी। बहुत बढ़िया। तो मतलब एक विवेकपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी नहीं होती, उसे टाला भी नहीं जाता और उसमें समझ, संयम और उत्तरदायित्व, ये तीनों चीजें एक साथ मौजूद होती हैं। हमने अपनी वाणी और अपने निर्णयों की बात की। अब उस स्थिति पर आते हैं जब हम अकेले नहीं होते, जब हमारे सामने कोई और होता है, खासकर मतभेद, आलोचना या विरोध की स्थिति में। विवेक ऐसी स्थिति को एक भयंकर लड़ाई बनने से रोककर एक शांत संवाद में कैसे बदलता है? विवेक का असली परीक्षण तो ऐसी ही स्थितियों में होता है, और यहाँ इसका काम टकराव से बचना नहीं है, बल्कि टकराव के बीच भी अपनी दृष्टि को संतुलित बनाए रखना है। जब कोई हमारी आलोचना करता है या हमसे असहमत होता है, तो हमारी पहली प्रवृत्ति क्या होती है? शब्दों पर प्रतिक्रिया देना। जी। विवेक हमें सिखाता है कि शब्दों के पीछे छिपी दृष्टि और उस व्यक्ति की मानसिक अवस्था को समझने की कोशिश करो। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, यानी हमारा ध्यान क्या कहा गया से हटकर क्यों कहा गया पर चला जाता है। हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे तो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। जैसे ही आप क्यों पर ध्यान देते हैं, आप सामने वाले को एक विरोधी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखते हैं जिसका अपना एक नजरिया है। आचार्य उमास्वामी तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं कि असंतुलित दृष्टि से ही संघर्ष पैदा होता है, जबकि संतुलित दृष्टि संयम और स्पष्टता लाती है, और यही संयम संवाद के लिए जमीन तैयार करता है। लेकिन जब कोई हम पर ऊंची आवाज में बात कर रहा हो या गलत आरोप लगा रहा हो, तब शांत रहना और उसकी दृष्टि को समझना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं। आचार्य कुंद प्रवचन सार में कहते हैं कि जब आत्मा क्रोध या अहंकार में होती है तो वो दूसरों की बात सुन तो लेती है पर समझ नहीं पाती। विवेक वही प्रकट होता है जहां व्यक्ति अपनी पहली प्रतिक्रिया को, जो अक्सर गुस्से या बचाव की होती है, उसे थाम लेता है, रोक लेता है। जी, और जवाब देने से पहले समझने की कोशिश करता है। वो खुद से पूछता है, यह व्यक्ति ऐसा क्यों महसूस कर रहा है? इसकी बात में क्या कोई ऐसा अंश है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं? ये थाम लेना, ये पॉज फिर से आ गया, ये शायद सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल। और इस ठहराव में नई दृष्टि कैसे मदद करते हैं? नए साहित्य के अनुसार ज्यादातर मतभेद इसलिए तीखे हो जाते हैं क्योंकि हम दोनों पक्ष अपने अपने नए यानी अपने नजरिए को ही पूर्ण सत्य मानकर लड़ते हैं। विवेक हमें याद दिलाता है कि सामने वाले का कथन भी किसी न किसी नए से, किसी न किसी संदर्भ में सही हो सकता है। ये समझ आते ही हम उसके कथन का विरोध करने के बजाय उस पर संवाद करने लगते हैं। हम पूछ सकते हैं, अच्छा, आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? क्या आप मुझे अपना नजरिया समझा सकते हैं? तो सवाल तुम गलत हो से बदलकर तुम ऐसा क्यों सोचते हो पर आ जाता है। सही। इससे तो पूरी बातचीत का माहौल ही बदल जाएगा। बिल्कुल। विवेक संघर्ष को दबाता नहीं है, नहीं उसे अनदेखा करता है। वो हमें ऐसी शक्ति देता है कि हम गहरी असहमति को भी एक अहिंसक, स्पष्ट और शांत संवाद में बदल सकें। अब थोड़ा बड़ा चित्र देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार स्यालवाद और विवेक का अभ्यास करे तो लंबे समय में उसके रिश्तों, उसके फैसलों और उसकी पूरी मानसिक स्थिति पर कैसा असर पड़ता है? ये किस तरह का रूपांतरण है? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज अभ्यास शुरू किया और कल सब बदल गया। ये एक धीमी प्रक्रिया है, जैसे बीज से पेड़ बनता है। ये दृष्टि के धीरे धीरे रूपांतरण की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति लगातार ये समझने लगता है कि हर कथन संदर्भ सापेक्ष है
और हर अनुभव आंशिक है, तो उसका पूरा अस्तित्व ही बदलने लगता है। ये बदलाव सबसे पहले कहाँ दिखना शुरू होता है, रिश्तों में या व्यक्ति के अपने अंदर? दोनों जगह एक साथ। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी सम्यक दर्शन को ही सही आचरण का आधार बताते हैं। जब हमारी देखने की दृष्टि संतुलित होती है तो हमारे निर्णयों से हठ या जिद चली जाती है और रिश्तों में जो एक दूसरे को बदलने का आग्रह होता है वो ढीला पड़ने लगता है। अच्छा। ऐसा व्यक्ति मैं सही तुम गलत की लड़ाई लड़ने के बजाय स्थिति को समझने की कोशिश करता है। इससे रिश्तों में टकराव कम होता है और स्पष्टता और सहजता बढ़ती है। और व्यक्ति की अपनी मानसिक स्थिति पर क्या असर होता है? जो अंदर की उथल-पुथल है, जो गुस्सा, चिंता, दुख, उसका क्या होता है? उसके लिए आचार्य कुंद का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। वे प्रवचन सार में कहते हैं कि आत्मा की शुद्धता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतरी अवस्था से तय होती है। जब विवेक विकसित होता है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्रिया प्रतिक्रिया के चक्र से उठकर समता की ओर बढ़ने लगती है। समता, इसे थोड़ा समझाइए। समता का अर्थ है एक तरह की आंतरिक स्थिरता। ऐसा व्यक्ति न तो किसी की तारीफ सुनकर तुरंत फूल जाता है और न ही किसी की आलोचना से तुरंत आहत होता है। वो किसी पर तुरंत आक्रमण भी नहीं करता। वह बाहरी घटनाओं और लोगों की बातों से अपनी मानसिक शांति को तय नहीं होने देता। उसकी खुशी और शांति का स्रोत धीरे धीरे बाहर से अंदर की ओर शिफ्ट हो जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है, एक तरह की भावनात्मक आज़ादी। और इस लंबी यात्रा में नए दृष्टि का अभ्यास कैसे मदद करता रहता है? नए दृष्टि का निरंतर अभ्यास व्यक्ति को लचीला बनाता है। वो ये सीख जाता है कि हर रिश्ते को और हर निर्णय को एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता। कभी व्यावहारिकता जरूरी होती है, कभी आदर्श, कभी कठोरता जरूरी होती है, कभी नरमी। यही समझ उसके संवाद को कट्टर होने से और उसके निर्णयों को जरूरत से ज्यादा नरम होने से बचाती है। तो अगर मैं इसे समेटूं तो स्याद्वाद और विवेक का लंबा अभ्यास व्यक्ति के रिश्तों को ज्यादा संवेदनशील, उसके फैसलों को ज्यादा संतुलित और उसकी मानसिक स्थिति को धीरे धीरे स्थिर, शांत और स्वतंत्र बनाता है। ये हमें इस पूरी श्रृंखला के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर ले आता है। अगर हम पूरी यात्रा को देखें, अनेकांत को समझने से लेकर उसे व्यवहार में लाने तक, तो जैन दर्शन के अनुसार इस विवेक का अंतिम फल क्या है? क्या इसका लक्ष्य केवल एक सही सोच या एक बेहतर विचारक बनना है, या फिर मंजिल कुछ और है, जैसे आंतरिक शांति और एक पूरी तरह से अहिंसक जीवन? विवेक का अंतिम फल केवल सही सोच तक रुक जाना नहीं है। जैन दर्शन में अगर ज्ञान आचरण में न बदले तो उसे अधूरा माना जाता है। विवेक का पूरा फल तब प्रकट होता है जब हमारी सही सोच हमारे पूरे जीवन में उतर जाए, हमारी भीतरी शांति और हमारे अहिंसक व्यवहार के रूप में। तो ये सिर्फ एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, ये जीवन को बदलने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी मोक्ष के मार्ग के 3 स्तंभ बताते हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यानी सही दृष्टि, सही ज्ञान और सही आचरण। और वो कहते हैं कि ये तीनों अविभाज्य हैं, ये एक साथ ही होते हैं। इससे ये साफ है कि सही दृष्टि और समझ को अंततः हमारे आचरण में शांति और संयम के रूप में प्रकट होना ही चाहिए। वहीं जाकर विवेक अपने असली मकसद तक पहुंचता है। और आचार्य कुंद इस अंतिम फल के बारे में क्या कहते हैं? वे इस बात को और भी गहराई से समझाते हैं। प्रवचन सार में वे कहते हैं कि आत्मा का असली कल्याण किसी बाहरी जीत या तर्कों में अपनी बात सिद्ध करने में नहीं है, बल्कि भीतर की स्थिरता और राग द्वेष से मुक्ति में है। जब विवेक पूरी तरह विकसित हो जाता है तो व्यक्ति की प्रतिक्रिया, वाणी और निर्णय स्वाभाविक रूप से अहिंसक और संतुलित हो जाते हैं। ये बदलाव किसी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि अंदर की गहरी समझ से पैदा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विवेक हमें हर स्थिति में मौन रहने को नहीं कहता, नहीं, बल्कि सही तरीके से जीने की कला सिखाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नई साहित्य भी यही कहता है कि विवेक का अर्थ हर कथन, हर निर्णय को उसकी मर्यादा और संदर्भ में लेना है। और ऐसी संतुलित दृष्टि संघर्ष को बढ़ाती नहीं, बल्कि शांत समाधान की ओर ले जाती है। इसलिए इस पूरी श्रृंखला के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार विवेक का अंतिम फल सिर्फ सही सोच नहीं है, बल्कि उस सोच से पैदा हुई आंतरिक शांति, अहिंसक जीवन दृष्टि और आत्मिक स्थिरता है। यही विवेक का सच्चा और सार्थक परिणाम है।
तो जब हम इस बातचीत के अंत में पहुंच रहे हैं तो ये सिर्फ इस एक चर्चा का समापन नहीं है, बल्कि एक पूरी यात्रा का शांत ठहराव भी है। हाँ, इस पूरी श्रृंखला में हमने सत्य को देखने की कोशिश से शुरुआत की, फिर उसे समझने का प्रयास किया, अलग अलग दृष्टियों को जोड़ने की प्रक्रिया देखी और फिर उसे व्यवहार में उतारने की चुनौती को समझा। अंत में हम विवेक तक पहुंचे। ये यात्रा किसी निष्कर्ष को थोपने की नहीं, बल्कि हमारी देखने की दृष्टि को ही साफ करने की रही है। और हमने ये भी देखा कि अनेकांत सिर्फ एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में बोलने, सुनने, निर्णय लेने और रिश्ते निभाने की एक जीवंत कला है। ये मतभेदों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और संतुलित करना सिखाता है। सही कहा। व्यवहार, संवाद और निर्णय, इन तीनों स्तरों पर अनेकांत कैसे हमें अहंकार, जिद और टकराव से बचाकर विवेक का रास्ता दिखाता है, इसी पर हमने विस्तार से विचार किया। हमने ये भी जाना कि इसका अर्थ न तो निर्णयहीन होना है और न ही अपने सत्य से समझौता करना, बल्कि ये हमें सिखाता है कि स्थिति और व्यक्ति को समझते हुए सही समय पर सही भाषा में प्रतिक्रिया कैसे दी जाए। और अब इस अंतिम पड़ाव पर सवाल सिर्फ समझ या व्यवहार का नहीं, बल्कि भीतर विकसित होने वाले उस विवेक का था जो इन सबको एक साथ साधता है। जी, हमारी इस श्रृंखला जैन दर्शन सच को कैसे देखें का उद्देश्य भी यही था। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस चर्चा को एक अंतिम निष्कर्ष की तरह नहीं, बल्कि एक निरंतर साधना की शुरुआत की तरह देखें। जैन दर्शन की समझ गहराई और सूक्ष्मता की मांग करती है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि हम स्वयं अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं, और जो कुछ भी हमने समझने की कोशिश की है उसे पूरी ईमानदारी और विनम्रता के साथ आपके साथ साझा किया है। और हमारी ये भावना है कि भविष्य में भी हम जैन दर्शन से जुड़ी ऐसी ही अध्ययन आधारित श्रृंखलाएं अपनी समझ और अभ्यास के अनुसार आपके सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।